सन 1991 इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इसी 1991 से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होने की भी शुरुआत हो चुकी थी। आखिर कैसे इंडिया इतनी बुरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा और कैसे इसी इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर कर इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बना, इसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज इंडिया को भी हालात पाकिस्तान श्रीलंका जैसे होता अगर 1991 में एलपीजी नामक रिफॉर्मेशन नहीं लाया तो। सन 1947 में इंडिया आज़ाद होने के बाद इंडिया की हर गवर्नमेंट सोच समझकर अपने कदम रख रहे थे। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहते कि कोई भी कंपनी आए और इतनी बड़ी बन जाए कि फिर से इंडिया को राज करने लगे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने एक बड़ी कंपनी को एक्सपीरियंस कर चुका था, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया नहीं चाहते कि कोई भी कंपनी आके फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इंडिया पे राज करे। इसीलिए हर गवर्नमेंट इसीलिए इंडिया को क्लोज्ड इकोनॉमी रखा कि बाहर की कोई कंट्री आके इंडिया में बिजनेस ना कर पाए। बट इंडिया तब इतनी ज़्यादा तरीके से ध्वस्त हो चुका था कि इंडिया खुद से ग्रोथ करने के लिए इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं रखता था। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज़्यादा इंडिया की नुकसान पहुंचाया कि इंडिया तब इंडिया की सर्वाइव के लिए भी इतने ज़्यादा पैसा नहीं था। इसीलिए इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी बचाने के लिए इंडिया की बहुत ही ज़्यादा पैसा का ज़रूरत था। और भी एक रीज़न था इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, वो है वॉर। इंडिया आज़ादी के बाद और अब तक इंडिया ने 4 बड़े बड़े वॉर लड़े। 1947 में इंडो पाकिस्तान वॉर, 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर, 1975 में इंडो पाकिस्तान वॉर, जिस वॉर से जन्म हुआ आज की बांग्लादेश। वॉर एक ऐसी इंसिडेंट है अगर जिस दोनों कंट्री के बीच होगा तो लॉस दोनों कंट्री को होगा। ऐसे नहीं है कि जो बड़ी कंट्री है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सिर्फ उसी को प्रॉफिट होगा और जो छोटी को नुकसान होगा। अगर दोनों कंट्री के बीच वार हुआ तो लॉस दोनों कंट्री भी कुछ ना कुछ होगा। 1990 की शुरुआत से गल्फ वार की शुरुआत हो चुका था। स्पेशली इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया। इंडिया की ज़्यादातर क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से आता था। लगभग इंडिया की 40% क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से ही आता था। इसीलिए इंडिया की क्रूड ऑयल की समस्या और भी बढ़ने लगे। तब इंडिया के पास इतने ज़्यादा डॉलर नहीं था कि इंडिया इसी वॉर को झेल सके और इससे इंडिया सर्वाइव कर सके। गल्फ कंट्री के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड करने के मामले में गल्फ इंडिया को रुपये के पेमेंट से मंजूरी दी थी। इसीलिए गल्फ वॉर की शुरुआत होना इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था। तब इंडिया के फेवर में उतनी ज़्यादा कंट्री नहीं थे। यूएसए, यूके और पूरी वेस्टर्न कंट्री इंडिया के फेवर में नहीं थे। वो कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया इसी क्राइसिस से उभर कर आए। तब भी एक कंट्री इंडिया के साथ खड़ा रहे, वो है यूएसएसआर। लेकिन 1991 से ही यूएसएसआर की कोलैप्स होने की शुरुआत हो चुका था। यूएसएसआर खुद को नहीं संभाल पा रहा था, इंडिया को कैसे हेल्प करेगा। इसीलिए इंडिया की क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा गहराई से बढ़ने लगे। इंडिया बैंकक्रप्ट की कगार पर आ चुका था। इंडिया की इंस्टेंट सरवाइव करने के लिए लगभग $2 मिलियन की ज़रूरत थी। इंडिया इसी $2 मिलियन की मांग लेकर आईएमएफ पहुंचा कि साहब आप लोन दे दीजिए जिससे हम इकोनॉमिक क्राइसिस को बचा पाए। लेकिन आईएमएफ साफ इस लोन को देने का मना कर दिया और वर्ल्ड बैंक भी इस काम को जारी रखा। वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को लोन देने के लिए राजी नहीं था। 1991 में इंडिया का सत्ता पलटे, पीवी नरसिम्हा राव बने भारत की 9th प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव की अपने कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। एक्चुअली पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को बरसों से जानते थे। उनकी एक्सपीरियंस को देखकर, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी नॉलेज को देखकर पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसा डिसीजन लिया कि अपने कैबिनेट की एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। इससे पहले पॉलिटिकल करियर में मनमोहन जी को कभी दिखाई नहीं दे रहा था। इंडिया की टॉप पोजीशन पे हमेशा मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। 1972 में बने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, 1976 में बने सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्टर, 1980 और 1982 के बीच में बने रहे प्लानिंग कमिश्नर, 1982 में बने गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1982 और 1985 के बीच में बने रहे हेड ऑफ प्लानिंग कमिश्नर और 1985 से सेक्रेटरी ऑफ जनरल बनकर साउथ कमीशन के हिस्सा बनकर
स्विट्जरलैंड की जेनेवा में पहुंचे साउथ कमीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 1990 में इंडिया वापस आने के बाद प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइज़र बने। 1991 से मनमोहन सिंह जी बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में। जब मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बने तब इंडिया की हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि इंडिया की इंपोर्ट करने की क्षमता सिर्फ 3 हफ्ता के लिए रह चुके हैं कि यानी 3 हफ्ता तक इंडिया इंपोर्ट करने का क्षमता रखते थे। इससे ज़्यादा इंपोर्ट करने की क्षमता इंडिया के पास नहीं थी। तब मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव को एक्सप्लेन किया कि इंडिया की ऐसे हालात है और इससे बचने के लिए इसी क्राइसिस से बचने के लिए इंडिया को ऐसे काम करना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को बोला कि अब जिसे चाहिए करिए, जो चाहिए करिए, इंडिया को इस क्राइसिस से निकाले। मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज का रद्द किया, स्टेट इकोनॉमिक कंट्रोल को घटाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंट्रोल की क्षमता बढ़ाया, इंपोर्ट टैक्स को भी घटाया, जिससे बाहर कंट्री के प्रोडक्ट इंडियन आम आदमी खरीद कर अपने गुजारा कर सकते थे। मनमोहन सिंह जी तब प्राइवेट सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया और प्राइवेट सेक्टर की स्प्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस देने लगे। तब बड़े बड़े सेक्टर में गवर्नमेंट ही अपना काम करता था और इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रॉफिट भी नहीं आता था, इससे गवर्नमेंट की हर सेक्टर में लॉस ही रन करता था। इसीलिए प्राइवेट कंपनी को स्प्रेड करने की यही सबसे अच्छा मौका था। इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने प्राइवेट कंपनी को बहुत ही ज़्यादा छूट दिया कि आप अपने काम करिए, इंडिया को आपकी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो 1990 तक इंडिया ने पूरे अपने इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रखा था। कोई भी बाहर की कंट्री आकर इंडिया पे इन्वेस्ट नहीं कर पाई, बाहर कंट्री की कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस नहीं कर सकते थे। लेकिन इंडिया की हालात इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसी क्लोज मार्केट को ओपन कर दिया कि बाहर की कोई भी कंपनी आके इंडिया में अपना बिजनेस कर सकते थे, बाहर की कोई कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। इससे 1991 से इंडिया पूरी तरीके से पूरे दुनिया के लिए ओपन मार्केट बनकर उभर आए। इंडिया की इंस्टेंट सर्वाइव करने के लिए लगभग $2 मिलियन की जरूरत थी। पीवी नरसिम्हा राव फाइनेंशियल मनमोहन सिंह डिसाइड लिया कि IMF से लोन लेगा कि IMF तो इतनी आसानी से लोन नहीं देगा। इसीलिए ये सरकार ने निर्णय लिया कि इंडिया की 67 टन गोल्ड IMF में गिरवी रखकर इंडिया $2.2 बिलियन लोन लिया। 47 टोन्स गोल्ड एयरलिफ्ट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंचाया, बाकी 20 टोन्स गोल्ड यूनियन ऑफ बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में जमा किए IMF कहने पर। इसी 1991 से इंडिया रिफॉर्म किया LPG, L यानी लिबरलाइजेशन, P यानी प्राइवेटाइजेशन, G यानी ग्लोबलाइजेशन। इंडिया आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ख्वाब देख रहा है। आज इंडिया की हालात पाकिस्तान श्रीलंका ही जैसे होता अगर इंडिया टाइम पे अपना डिसीजन, अपना मार्केट ओपन नहीं करता। इसीलिए मनमोहन सिंह को इंडिया की क्राइसिस बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान या बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बताया गया। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे और इंडिया की आखिरी प्राइम मिनिस्टर जिसने 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।